नमस्कार साथियों, बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे शाक्य संघ में सिद्धार्थ की दीक्षा और शाक्य संघ के साथ मतभेद। शाक्यों का अपना संघ था। 20 वर्ष की आयु होने पर हर शाक्य तरुण को शाक्य संघ में दीक्षित होकर संघ का सदस्य होना होता था। सिद्धार्थ गौतम 20 वर्ष का हो चुका था। अब उसके लिए यह समय था कि वह संघ में दीक्षित हो और उसका सदस्य बने। शाक्यों का अपना एक सभा भवन था जिसे वे संस्थागार कहते थे। यह कपिलवस्तु में स्थित था। संघ की सभाएं संस्थागार में ही होती थीं। सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के उद्देश्य से शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित संघ को एक सभा बुलाने के लिए कहा। तदनुसार कपिलवस्तु में शाक्यों के संस्थागार में संघ एकत्रित हुआ। सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न सिद्धार्थ गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 20 वर्ष की है और वह हर शाक्य संघ का सदस्य बनने के योग्य है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो वह बोले। सेनापति का प्रस्ताव 3 बार निर्विरोध साबित होने पर सिद्धार्थ के सदस्य के रूप में विधिवत शाक्य संघ में सम्मिलित किए जाने की घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों का पुरोहित खड़ा हुआ और उसने सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। सिद्धार्थ को संबोधन करके उसने पूछा, क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ को आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? सिद्धार्थ का उत्तर था, हाँ, मैं ऐसा ही अनुभव करता हूँ। क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? मुझे खेद है कि मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, किंतु उन्हें जानकर मुझे प्रसन्नता होगी। सिद्धार्थ ने कहा। पुरोहित बोला, मैं सर्वप्रथम आपको यह बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपको क्या कर्तव्य हैं। उसने क्रमशः एक एक करके गिनाया। आपको अपने तन मन धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करनी होगी। आपको कभी भी संघ की सभाओं में अनुपस्थित नहीं रहना होगा। आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष पता चलने पर खुलकर कह देना होगा। यदि आप पर कभी कोई दोषारोपण किया जाए तो आप क्रोधित नहीं होंगे। दोषी होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा। निर्दोष होने पर अपना पक्ष रखकर सफाई देने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। आगे पुरोहित ने कहा, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि क्या करने पर आप संघ की सदस्यता से वंचित किए जा सकते हैं। व्यभिचार करने पर आप संघ का सदस्य नहीं रह सकेंगे। किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। चोरी करने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। झूठा साक्षी देने पर, दोषी होने पर आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। सिद्धार्थ ने कहा, मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ के अनुशासन से संबंधित नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का भरसक प्रयास करूँगा। होनहार सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य बने 8 वर्ष व्यतीत हो चुके। वह संघ का अत्यंत समर्पित, वफादार और दृढ़ सदस्य था। जितनी रुचि उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही रुचि वह संघ के मामलों में भी रखता था। संघ के सदस्य के रूप में उसका आचरण आदर्श एक उदाहरण था और उसने अपने व्यवहार से स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस दुखद प्रकरण का आरंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों में विभाजक रेखा थी। शाक्य और कोली दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने खेत सींचते थे।
हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था और रोहिणी के जल का पहले से और कितना उपयोग करेगा, यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता था। जब सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की हुई, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों में एक विवाद खड़ा हुआ। इसका पता चलने पर शाक्यों और कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को सदा के लिए युद्ध के द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करके सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर कोलियों ने आक्रमण किया, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हट जाना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्रवाइयाँ की, हमने अब तक उन्हें सहन किया, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चलेगा। इसे रोका जाना चाहिए और इसे रोकने के लिए एक ही रास्ता है, कोलियों के विरुद्ध घोषणा कर जाए युद्ध की। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध के किसी प्रश्न पर समस्या का समाधान नहीं होता। युद्ध छोड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को दूसरा हत्या करने वाला मिल जाएगा। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल जाएगा। जो व्यक्ति किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे विचार से शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छोड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि प्रस्ताव में दोषी पक्ष कौन है। मैंने सुना है कि इस विवाद में हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि यह सत्य है तो हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है, हमारे आदमियों ने ही पहल की और आक्रामक थे, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों में से 2 आदमी चुनें और फिर यह चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुने। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करें। सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन हेतु जो प्रस्ताव रखा उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जाता तब तक उसका यह संत्रास समाप्त नहीं होगा। अतः प्रस्ताव और संशोधन पर मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के सुझाए संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत हुआ। वह बड़े बहुमत से अमान्य हो गया। इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक्य और कोली निकट संबंधी है। यह बुद्धिमानी नहीं कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क की घोर विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता। उन्हें राज्य के हित में अपने सगे भाई बहनों को भी लड़ना होता है। बलि कर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य है। युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य व धर्म है। व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य है। सिद्धार्थ का उत्तर दिया, जब तक मैं समझ सकता हूँ तो धर्म इस बात को मानने में कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल प्रेम से ही शांत होता है। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। साथियों, आज की कड़ी में इतना ही। आने वाली कड़ी में बने रहने के लिए
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर कड़ी आप तक पहुँचे, और कमेंट भी करें, लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।